नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आइए देखते हैं। हमारे संविधान के अंदर राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं ये भाग 4 के अंदर वर्णित किए हुए हैं और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इनका वर्णन मिलता है। एक विद्वान हुए हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने निदेशक तत्वों और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। ग्रैनविल ऑस्टिन के अनुसार नीति निदेशक तत्व, जिन्हें शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी जो है और अधिकार को संविधान की मूल आत्मा कहा है इन्होंने। आइए आगे देखते हैं। संविधान के इस भाग में राज्य के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जिनका पालन करके राज्य में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। नीति निदेशक तत्वों की उत्पत्ति देखते हैं कि नीति निदेशक तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो संविधान सभा ने नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों को 2 भागों में बांटा था। पहला भाग था न्यायोचित या वाद योग्य और दूसरा गैर न्यायोचित या जैसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा। जिनके 2 भाग करें, न्यायोचित और गैर न्यायोचित। न्यायोचित के अंदर न्यायोचित अधिकारों को भाग 3 के अंदर 3 में मूल अधिकारों के तौर पर रखा था, जबकि मूल अधिकार कहें या मौलिक अधिकार कहें, भाग 3 के अंदर अंतर्गत है ये मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ये न्यायोचित अधिकार हैं। जबकि गैर न्यायोचित अधिकारों को भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व हेडिंग के तौर पर रखा है। नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 के अंदर रखा गया है जो कि गैर न्यायिक है। नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। इसमें मूलभूत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, अतः राज्य का कर्तव्य है कि इन तत्वों को विधि बनाकर प्रयोग करें। यानी कि नीति निदेशक तत्वों के लिए राज्य विधि बनाएगा और विधि बना के इनका उपयोग होगा। संविधान निर्माताओं द्वारा नीति निदेशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाने के निम्नलिखित कारण बताए थे। निम्नलिखित कारण बताए कि हमें इन्हें गैर न्यायोचित क्यों बना रहे हैं, इसके लिए क्या कारण थे। देश नया नया आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था और 1950 से संविधान लागू हुआ था। देश को आज़ाद हुए मात्र 2.5 साल के करीब हुआ था। तो देश के पास इन्हें लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों का अभाव था। दूसरा, देश में विविधता एवं पिछड़ापन इनकी क्रियान्वयन में अड़चन थे। यानी कि देश में विविधता बहुत थी, पिछड़ापन बहुत था देश के अंदर, तो इन तत्वों के, नीति निदेशक तत्वों के एक साथ क्रियान्वयन में ये बाधक थे। अगला तीसरा, नव स्वतंत्र राष्ट्र को कई भारों से मुक्त रखना था यदि वह अपनी आवश्यकता अनुसार कार्यों को वरीयता दे सके, जिससे कि वो अपनी आवश्यकता अनुसार कार्यों को से वरीयता दे सके। अगर इनको लागू कर देते तो राष्ट्र पर बहुत भार आ जाता, इसलिए भी इनको गैर न्यायिक रखा गया था। आगे बात करते हैं, अगली हेडिंग है मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर क्या है। फिर कि मूल अधिकार भाग 3 के अंदर वर्णित किए गए हैं और मूल नीति निदेशक तत्व भाग 4 के अंदर वर्णित किए हुए हैं और काफ़ी विस्तार से वर्णित किए हुए हैं, जिन्हें के राजनीति विज्ञान का दर्शन भी कहते हैं इन भागों को। तो आइए देखते हैं इन दोनों में क्या क्या अंतर है, मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व में अंतर। पहला अंतर, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
दूसरा, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं, जबकि डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। तीसरा, मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं। चौथा, मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। पांचवा, मूल अधिकार की प्रकृति व्यक्तिगत है, जबकि डीपीएसपी की प्रकृति सामुदायिक है। छठवां, मूल अधिकार संविधान के साथ साथ स्वतः ही लागू होते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए विधि के निर्माण की आवश्यकता होती है। सातवां, मूल अधिकार सरकार पर सीमा आरोपित करते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सरकार पर कर्तव्य आरोपित करते हैं। आठवां, मूल अधिकार युक्ति युक्त निर्बंध से मुक्त होते हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व निर्बंध से मुक्त ही होते हैं। नमा, मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। अपवाद के स्वरूप है अनुच्छेद 20 और 21 हैं, यानी कि मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, जबकि नीति निदेशक तत्वों आपातकाल में भी बने रहते हैं, यानी कि ये आपातकाल में भी निलंबन से मुक्त होते हैं, ये इन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। 10वां, मूल अधिकार अधिकांशतः नकारात्मक हैं, कुछ सकारात्मक भी हैं पर अधिकांशतः नकारात्मक हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक होते हैं। नोट, नीति निदेशक तत्वों को 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यानी कि नीति निदेशक तत्वों का अगर वर्गीकरण करें तो इनका वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। पहला समाजवादी, दूसरा गांधीवादी और तीसरा उदार बौद्धिक। इन 3 भागों में हम नीति निदेशक तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। पहला है समाजवादी। समाजवादी के अंदर अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 और 48 आते हैं। यानी कि समाजवादी अनुच्छेद नीति निदेशक तत्वों में कितने हैं? तो 9 हैं। 9 अनुच्छेद समाजवादी की श्रेणी में आते हैं। 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47 और 48। जबकि गांधीवादी विचारधारा वाले अनुच्छेद जो हैं वो हैं 40, 43B, 40, 43B, 46, 47 और 48। जबकि उदार बौद्धिक विचारधारा का अनुसरण करने वाले अनुच्छेद 44, 45, 48, 49, 50 और 51 है। अनुच्छेद 47 एवं 48 समाजवादी एवं गांधीवादी दोनों ही विचारधाराएं इनमें मिलती हैं, यानी कि अनुच्छेद 47 में और अनुच्छेद 48 में गांधीवादी विचारधारा भी मिलती है और समाजवादी विचारधारा भी मिलती है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। अब हम आइए एक एक करके सारे अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है और आगे लिखा हुआ है कि राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 में उल्लिखित है। संविधान के अंदर हमारे के अंदर राज्य की परिभाषा दी हुई है अनुच्छेद 36 में, और उसके अंदर स्पष्ट
परिभाषा न लिखकर लिखा हुआ है कि राज्य की वही परिभाषा है जो भाग 3 के लिए 3 में उल्लिखित है, यानी कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी है वही परिभाषा अनुच्छेद 36 के लिए अप्लाई होती है, यानी कि सीधे शब्दों में कह सकते हैं अनुच्छेद 12 बराबर अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय हैं, न्यायालय में वाद योग्य नहीं हैं। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय हैं। अनुच्छेद 38 के मुताबिक लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानता को समाप्त करना। यह समानता नहीं, असमानता लिखा है, होना चाहिए इस जगह। अनुच्छेद 38 दोबारा देखें। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा आय, प्रतिष्ठा, सुविधा एवं अवसर की असमानता को समाप्त करना। अनुच्छेद 39 निम्नलिखित को सुरक्षित करता है। अब अनुच्छेद 39 क्लॉज ए, अनुच्छेद 39 का क्लॉज ए कहता है पुरुष और स्त्रियों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए। अनुच्छेद 39 क्लॉज बी के अनुसार समाज के भौतिक संसाधनों का सामुदायिक हित में समान वितरण होना चाहिए। अनुच्छेद 39 क्लॉज सी के अनुसार धन व उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण पर को रोकना है। अनुच्छेद 39 क्लॉज सी के अनुसार धन और उत्पादन के साधनों का अहितकारी संकेंद्रण रोकना। अनुच्छेद 39 क्लॉज डी के अनुसार पुरुषों व स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39 क्लॉज ई के अनुसार श्रमिकों व बच्चों को आयु एवं शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल कार्य में जाने से रोकना है, यानी कि किसी श्रमिक की बिना कैपेसिटी का, अगर वो कैपेसिटी नहीं है फिर भी उसे उस काम में लगा दिया जाए तो ऐसे काम के लिए रोकना है। श्रमिकों और बच्चों को आयु और शक्ति की दृष्टि से प्रतिकूल कार्य में जाने से रोकता है अनुच्छेद 39 का क्लॉज ई। अगला है अनुच्छेद 39 क्लॉज एफ कहता है कि बालकों को स्वास्थ्य और विकास के अवसर उपलब्ध कराना। बालकों को स्वास्थ्य और विकास के अवसर उपलब्ध करवाना। अगला अनुच्छेद है 39A। 39A अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ये मूल संविधान के अंदर नहीं था, 1976 में जोड़ा गया है अनुच्छेद 39A। इसके अनुसार सामाजिक न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, यानी कि अनुच्छेद 39 के अनुसार सामाजिक न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन कर उन्हें स्वशासन की इकाई, ग्राम पंचायत का गठन कर उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करना, अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 41 कहता है काम, शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापे की बीमारी, निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता का अधिकार
सुनिश्चित करना। यानी कि अनुच्छेद 41 के अनुसार काम और शिक्षा, बेकारी, बुढ़ापे की बीमारी एवं निःशक्तता की स्थिति में लोक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी, अनुच्छेद 41 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मांगोचित दशाओं में, काम की न्याय संगत और मांगोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, अनुच्छेद 42। अब अनुच्छेद 43 देखते हैं। अनुच्छेद 43 कहता है कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर की व्यवस्था, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। अनुच्छेद 43 के अकॉर्डिंग कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर की व्यवस्था और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन कराना राज्य की नैतिक जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 43A, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43A, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 43A कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना, अनुच्छेद 43A के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 43B, ये 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया है, यानी कि 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा मनमोहन सिंह सरकार के समय पर जोड़ा गया था। यह है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वास्थ्य संचालन, लोकतंत्र का नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना इस अनुच्छेद का उद्देश्य है। अनुच्छेद 43B, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वास्थ्य संचालन, लोकतंत्र का नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना इस अनुच्छेद का उद्देश्य है। अनुच्छेद 44, भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए। अनुच्छेद 39 के अनुसार भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की जाए। ये अभी तक ऐसा अनुच्छेद है जो पूरे देश में कहीं भी, पूरे देश के अंदर लागू नहीं हुआ है, केवल गोवा राज्य के अंदर लागू है। एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर के समान नागरिक सिविल संहिता लागू है और कहीं नहीं है। उत्तराखंड इस दिशा में प्रयास कर रहा है, उसने समिति बनाई है। अनुच्छेद 45, शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना और शिक्षा देने का प्रयास करना, अनुच्छेद 45 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 45, शिशुओं की देखभाल तथा 6 साल तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। अनुच्छेद 46, SC ST व समाज के अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा व आर्थिक हितों का प्रोत्साहन तथा सामाजिक न्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान करना है। अनुच्छेद 46 में SC ST व समाज के दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना है और सामाजिक न्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है, अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 47, लोगों के पोषाहार स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए
हानिकारक नशीली दवाओं, शराब, ड्रग आदि के औषधीय उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोगों पर प्रतिबंध लगाने की बात कहता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषाहार स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाएं जैसे शराब, ड्रग आदि को औषधीय उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कहता है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 कृषि में पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों से करने की बात कहता है। कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों का उपयोग करना, गाय, बछड़ा एवं दुधारू पशुओं की बलि पर रोक तथा उनकी नस्लों में सुधार की बात कहता है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48A ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 48A ये पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्यजीव की रक्षा करने का प्रयास की बात कहता है। यानी कि अनुच्छेद 48A के अनुसार पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन एवं वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास अनुच्छेद 48A के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक ऐतिहासिक स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात कहता है। यानी कि अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक या ऐतिहासिक स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात कहता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण करता है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है, जबकि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय व सम्मान गुण संबंधों को बनाए रखना है, अंतर्राष्ट्रीय विधि व संधियों के प्रति आदर भाव रखना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निभाने को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 51 के अकॉर्डिंग है। यानी कि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संधियों का आदर करना है और विवाद होने पर आपसी बातचीत या मध्यस्थता के थ्रू निपटारा करने में को प्रोत्साहन देना है। ये तो भाग 4 के अंदर थे कुछ हमारी नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा भी भाग 4 के अतिरिक्त भी अन्य भागों में कुछ निर्देशात्मक तत्व दिए हुए हैं, वो भी देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं अन्य भागों में। अनुच्छेद 335 भाग 16 के अंदर है। अनुच्छेद 335 ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए SC/ST के दावों का ध्यान रखा जाएगा। यानी कि प्रशासन की दक्षता बनाए रखते हुए SC/ST के दावों का ध्यान रखा जाएगा अनुच्छेद 335 के अकॉर्डिंग भाग 16 में। अनुच्छेद 350 क्लॉज A, अनुच्छेद 350 का क्लॉज A कहता है, जो कि भाग 17 के अंदर है, कि भाषाई अल्पसंख्यक बालकों की प्राथमिक शिक्षा व व्यवस्था मातृभाषा में करने का प्रयास करना। यानी कि अल्पसंख्यक बालकों की प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था मातृभाषा में करने का प्रयास करना अनुच्छेद 350 क्लॉज A के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 351 ये भी भाग 17 के अंदर है। इसके अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करेगा तथा उसके विकास को बढ़ावा देगा, ताकि भारत की सामाजिक संस्कृति
सभी तत्वों के को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सके। यानी कि अनुच्छेद 351 जो कि भाग 17 के अंदर वर्णित है, इसमें संघ की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा दे। इससे क्या होगा कि भारत के सामाजिक सांस्कृतिक सभी तत्वों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो सकेगी हमारी ये भाषा, क्योंकि सर्वसुलभ भाषा है हिंदी। भारत के अधिकांश क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है और भाषाओं के साथ साथ। अगली हेडिंग है नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है? तो पहला महत्व यही है कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। दूसरा, मूल अधिकारों के पूरक हैं। तीसरा, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की सहायता करते हैं। और चौथा है, सरकार के प्रदर्शन करने में भी सहायक होते हैं नीति निर्देशक तत्व। सरकार को गाइड करते हैं कि समाज के लिए क्या किया जाए, इसमें भी नीति निर्देशक तत्व सहायक होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के क्या क्या कथन हैं। विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कहा है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, आइए उनको भी देख लेते हैं। यहां से प्रश्न बनने का चांस बहुत अधिक होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार इनका बहुत बड़ा महत्व है। यह भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि डीपीएसपी का बड़ा महत्व है, डीपीएसपी का बहुत बड़ा महत्व है। ये राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। बी एन राव कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का राज कार्यों के लिए नैतिक व शैक्षिक महत्व है। नीति निर्देशक तत्वों का राज कार्य के लिए नैतिक और शैक्षिक महत्व है। ग्रेनविच ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर उन्हें ग्रहण करने के समान है। यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर इनको ग्रहण करने के समान बताता है। एम सी चंगला के अनुसार यदि इन सभी तत्वों को पूरी तरह से पालन किया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति चमकने लगेगा। ऐसा कहते हैं एम सी चंगला के अनुसार यदि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को पूरी तरह से पालन किया जाए और पालन करके इनको लागू कर दिया जाए तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति चमकने लगेगा। एल एम सिंघवी के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को संविधान को जीवन दान देने वाली व्यवस्था है। एल सिंघवी के अनुसार नीति निर्देशक तत्व संविधान को जीवन देने वाली व्यवस्था है। ग्रेनविच ऑस्टिन के अनुसार दोबारा आ गया ग्रेनविच ऑस्टिन, निर्देशक तत्वों का लक्ष्य सामाजिक क्रांति एवं आवश्यक शर्तों को स्थापित कर इनको ग्रहण करने के समान हैं। कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं डीपीएसपी की, आइए आलोचना देख लेते हैं। ये तो थे हमारे अभी तक विद्वानों के मत, अब कुछ आलोचनाएं देख लेते हैं इनके बारे में कि आलोचनाएं क्या करते हैं लोग। कहते हैं कि न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। विधायिका और न्यायपालिका में मतभेद का कारण बन जाते हैं। ये सरकारों के लिए
गैर बाध्यकारी हैं, और चौथा है इनके कुछ प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है, जैसे आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता अभी तक लागू नहीं किया गया, केवल गोवा के अंदर लागू है, ऐसी इसके अंदर आलोचना की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव। तो कई मामलों में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में टकराव देखने को मिला है। आइए वो देखते हैं हम क्या क्या है न्यायालय की दृष्टि से। चंपाकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य वाद हुआ था 1951 में। एक केस हुआ था 1951 में। केस को जानते हैं हम चंपाकम दोराय राजन वाद नाम से। चंपाकम दोराय राजन बनाम मद्रास सरकार 1951 में हुआ था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता देने, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, ऐसा कहा था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में संविधान में अनुच्छेद 31 क्लॉज ए व अनुच्छेद 31 क्लॉज बी जोड़कर संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था, ताकि निदेशक तत्वों को लागू किया जा सके। यानी कि संविधान के प्रथम संशोधन के अंदर संविधान का पहला संशोधन हुआ था, उसमें अनुच्छेद 31 क्लॉज ए अनुच्छेद 31 क्लॉज बी दो जोड़े गए थे और इनको जोड़ के संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। उस समय पर संपत्ति का अधिकार जो है हमारा एक मौलिक अधिकार था। आज वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन उस समय मौलिक अधिकार था और इन अनुच्छेदों को जोड़ के उस अधिकार को सीमित किया गया था। चौथे संविधान संशोधन जो कि 1955 में हुआ था, चौथा संविधान संशोधन, इसमें नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधायकों को मूल अधिकार पर वरीयता देने के लिए नवी अनुसूची में रखा गया था। चौथे संविधान संशोधन 1955 के अकॉर्डिंग नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने वाले विधेयक होना चाहिए, लागू करने वाले विधेयकों को मूल अधिकार पर वरीयता देने के लिए अनुसूची 9 में रखा गया है, चौथे संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। अगला केस फिर आता है एक केरल शिक्षा विधेयक वाद 1959 में 1959 में केरल शिक्षा विधेयक वाद आया था एक, जिसमें न्यायालय द्वारा दोनों का महत्व बनाने के लिए समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत अपनाया गया था। यानी कि मूल अधिकार और डीपीएसपी दोनों का महत्व बनाए रखने के लिए न्यायालय द्वारा समन्वयकारी निर्वचन का सिद्धांत अपनाया गया था केरल शिक्षा विधेयक वाद के अंतर्गत। फिर 25वां संविधान संशोधन होता है 1971 में। 25वें संविधान संशोधन 1971 के अकॉर्डिंग इसमें अनुच्छेद 31 क्लॉज सी जोड़कर अनुच्छेद 39 क्लॉज बी एवं अनुच्छेद 39 क्लॉज सी में निहित नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 एवं 31 के मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। अर्थात कह सकते हैं कि अनुच्छेद 39 क्लॉज बी एवं अनुच्छेद 39 क्लॉज सी को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। एक बार फिर से देखें 25वें संविधान संशोधन को, जो कि 1971 में किया गया था, 25वां संविधान संशोधन। इसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 31 क्लॉज सी जोड़ा गया और जोड़ के कहा गया कि अनुच्छेद 39 क्लॉज बी
व अनुच्छेद 39 क्लॉज सी में निहित नीति निर्देशक तत्व, इनके अंतर जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं उनको अनुच्छेद 14, 19 और 31 के मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुच्छेद 39 क्लॉज बी अनुच्छेद 39 क्लॉज सी को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर का उल्लंघन किया जा सकता है, इन पर वरीयता दी जा सकती है। फिर 1973 में एक केस आया, केशवानंद भारतीवाद 1973। इसके अंदर माननीय न्यायालय ने 25वें संविधान संशोधन को वैध माना। जो 25वां संविधान संशोधन कहा था, मूल अधिकारों पर जिन्हें प्रायोरिटीज दी गई थी, अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी को जो मूल अधिकार 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई थी, उस संविधान संशोधन को केशवानंद भारती केस में न्यायालय ने वैध माना। लेकिन ऐसी विधियों को न्यायोचित पुनरीक्षण के अधीन घोषित किया, यानी कि ऐसी विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, ये कहा केशवानंद भारती केस में माननीय न्यायालय ने। फिर 42वां संविधान संशोधन आता है 1976 में। इसके द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दी गई। यानी कि 25वें संविधान संशोधन में केवल अनुच्छेद 39 क्लॉज बी और अनुच्छेद 39 क्लॉज सी दो को ही वरीयता दी गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर वरीयता दे दी गई। इसके बाद अगला केस आता है मिनर्वा मिल्स वाद। ये 1980 में आया मिनर्वा मिल्स वाद। इसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19, 31 पर सभी नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता देने के प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया। यानी कि 42वें संविधान संशोधन में जो सभी नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर जो वरीयता दी गई थी, इसको मिनर्वा मिल्स बाद में 1921 में माननीय न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। यानी कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 पर सभी नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता नहीं दी जा सकती, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। और न्यायालय ने कहा इसमें कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं बल्कि पूरक हैं। माननीय न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार एक दूसरे के विरुद्ध न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में समन्वय को संविधान के आधार भूत ढांचे का भाग घोषित किया। यानी कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में समन्वय को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया। तो वर्तमान स्थिति क्या है? अब वर्तमान स्थिति की देखते हैं। वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार का महत्व नीति निर्देशक तत्वों से अधिक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य तार्किक ढंग से मूल अधिकारों को सीमित कर सकता है। साथ ही अनुच्छेद 39 क्लॉज बी व अनुच्छेद 39 क्लॉज सी में निहित नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 में निहित मूल अधिकारों पर वरीयता प्राप्त है। यानी कि वर्तमान स्थिति ये है कि मूल अधिकारों का महत्व नीति निर्देशक तत्वों से ज़्यादा है, लेकिन सरकार अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करती है तो तार्किक ढंग से, शब्द यूज किया गया तार्किक ढंग से मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। और साथ ही अनुच्छेद 39 क्लॉज बी व अनुच्छेद 39 क्लॉज सी में निहित नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर के अधिकारों पर वरीयता दी जा सकती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। धन्यवाद।